आधार पर इस बार का जो क्लास है इसको हम शुरू करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को इस बार का क्लास बहुत ही अच्छा जाएगा। वैसे तो हमारे जो पुराने स्टूडेंट है, चाहे भगवान जी हो, चाहे ईशुकांत जी हो, जयप्रकाश जी हो, ये लोग बहुत एक्सपर्ट हो चुके हैं। लेकिन जो हमारे नए विद्यार्थी है, वे लोग भी उम्मीद है कि इस 35 से लेकर के 40 दिन तक का जो क्लास है, इस क्लास में बहुत एक्सपर्ट हो जाएंगे, ऐसे मुझे उम्मीद है। लेकिन इसके लिए प्रयास करना होगा। कंटिन्यूसली जो क्लास हमारा चलेगा, जो भी हम लोग पढ़ेंगे, उन सभी बातों को अच्छी तरह से समझना है, समझने का प्रयास करना है। और ये प्रयास कीजिएगा कि हर रोज आप लोग 10 लोगों के नाड़ी को कंपलसरी देखना है, यहाँ से सूत्र को लेना है, यहाँ से समझना है, और 10 या 15-20 जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के ऊपर उस नाड़ी की जो बातें हैं उसको अप्लाई करना है। यदि आप इस तरह से जाएंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छी तरह से नाड़ी समझना आ जाएगा। एक चीज़ तो पक्की बात है, आयुर्वेद के विषय में जितना दवाइयों को, कि भाई किसी को कोई दिक्कत हो गया तो हम लोग पहले ही दवाई पकड़ा देते हैं। पहले हमारे दिमाग में क्या आ जाता है कि इसको क्या दिया जाना चाहिए, जबकि आयुर्वेद में सबसे पहले रोग का निर्धारण करना बहुत जरूरी होता है। इस आदमी को क्या रोग हुआ है और इसको जो कुछ भी हो रहा है इसका किस रोग के साथ संबंध है, शरीर के अंदर एनाटॉमिकली फिजियोलॉजिकली कैसे चेंज हो रहा है, किस अर्गन में, किस धातु में, किस स्रोतस में दिक्कतें आ रही है। इन सारी चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो आप लोग चाहो नोट कर लेना, हमारा ये जो 40 दिन तक चलने वाली जो ये क्लास है, इस क्लास में हम लोग लगभग 13 प्रकार के जो पॉइंट है इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। इस बार मैंने मर्म चिकित्सा के ऊपर भी कुछ नया, कुछ एक नज़रिया नाड़ी के संदर्भ में मैंने पकड़ा है, तो वो भी मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। और उम्मीद है हमारे जितने भी जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको ये गदगद करने वाला होगा। ठीक है, तो पहले नंबर में हम देखेंगे पंच महाभूत। क्योंकि हमारा जो शरीर है, समूचा जो प्रकृति है, वो महाभूतों से ही निर्माणाधीन है, बनी हुई है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। इस दुनिया में जो कुछ भी है और जो नष्ट होगा, जो नाश हो जाएगा, उन सभी के बीच में जो क्रियात्मक जो व्यवस्थाएं हैं वो किसके ऊपर होना है? महाभूत के ऊपर होना है ना। तो उस महाभूत को हम सबसे पहले प्रॉपर तरीका से समझेंगे। उसके बाद उनकी जो रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि उनकी तन्मात्रा, तन्मात्रा का बड़ा महत्व होता है आयुर्वेद में। बेसिकली अभी यहाँ हमारी इस क्लास में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको बेसिक आयुर्वेद का भी नॉलेज नहीं है, और हम जो अभी सीखने वाले हैं आयुर्वेद का नाड़ी परीक्षण। तो नाड़ी परीक्षण को समझने के लिए आपको जितना गहराई में आयुर्वेद आप समझेंगे, आयुर्वेद आपको जितनी गहराई में समझ में आएगा, धीरे धीरे नाड़ी परीक्षण की ये विशेषताएं, रोग परीक्षण की ओर आप गहराई में उतनी ज्यादा अंदर आप जाओगे। 40 दिन तक की क्लास तो ये जस्ट एक बात है कि हम तब तक में अपनी बातें रखेंगे, लेकिन उम्मीद है और ये निश्चित बात है, और इस चीज़ को मैं और हमारे बाकी के जो स्टूडेंट है हम लोग कंटिन्यूसली चरक संहिता आदि पढ़ते रहते हैं, ग्रंथों की चर्चा करते रहते हैं। जैसे जैसे हम ग्रंथ का अध्ययन करते हैं, समझते हुए, वैसे वैसे नाड़ी में पकड़ हमारी बहुत मजबूत होती जाती है। विगत 4-5 साल से हम इसका पढ़ने और पढ़ाने का काम करते आए हैं। और अभी यहाँ हमारे बहुत सारे बहुत पुराने विद्यार्थी भी हैं, उनकी भी ऐसी मान्यता है कि जैसे जैसे हम आयुर्वेद समझते जा रहे हैं, नाड़ी में हमारी पकड़ बढ़ती जा रही है। तो इसीलिए इस बात को लेकर के चलो कि नाड़ी परीक्षण में पकड़ बढ़िया अगर बनाना है तो आयुर्वेद को बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक डेफिनेटली सीखना होगा। अगर आप ये समझते हो कि बगैर आयुर्वेद पढ़े, आयुर्वेद के किसी भी टॉपिक को समझे बगैर आप नाड़ी में एक्सपर्ट हो सकते हो, तो ये संभव नहीं है। ठीक है, तो आयुर्वेद का जो बेस है ना वो महाभूत से है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, क्योंकि इन्हीं से हमारे शरीर बना हुआ है। तो शरीर के अंदर जो किस तरह से समस्याएं कहाँ कहाँ हो रहा है, कौन सा अर्गन, कौन सा धातु, कौन सा दोष, उसको पकड़ने के लिए हमें उसका जो बेस है आयुर्वेद का महाभूत, उसको समझना बहुत जरूरी है। तो उसको हम समझेंगे और तन मात्रा को भी समझेंगे।
साथ में हम समझेंगे इन महाभूतों का संबंध कफ, पित्त और वात के साथ कैसे रखा जाता है, कैसे समझे, कफ का कौन कौन से महाभूत के साथ रिलेशन है और किस तरह से रिलेशन है, इसको हम समझेंगे। फिर उसके बाद हम लोग सेकंड नंबर में कफ, पित्त और वात, इनका है ना, ब्रीफली हम लोग इसके बारे में जानकारी लेंगे दोषों के संदर्भ में, और साथ साथ में हम प्रकृति के बारे में भी जानेंगे। देवेंद्र जी का शरीर कौन सा प्रकृति वाला है, कफ है, पित्त है, वात है। सभी लोग ऑडियो को म्यूट रखिएगा। तो आपका शरीर या रोगी का शरीर किस तरह के प्रकृति से आबद्ध है, नाड़ी उस प्रकृति के अनुकूल या प्रतिकूल काम करता है। प्रकृति के अनुकूल रहे तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है, और प्रकृति के प्रतिकूल रहे, उसके नेगेटिव होकर के रहे, तो वो फिर व्यक्ति रोगी हो जाता है। तो रोग को जानने के लिए प्रकृति को जानना जरूरी है। इसीलिए दूसरे नंबर में हम लोग प्रकृति के बारे में परिचय करेंगे। इस प्रकृति के विषय में हम लोगों ने, मैंने वेबसाइट में बहुत अच्छी तरह से लिखा हुआ है, तो वहां जाकर के आप लोग इसको निकाल सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गहरी सूक्ष्म से सूक्ष्म बातें में समझाऊंगा। बेशक मेरा 50 दिन का 2-3 महीने का ही क्लास क्यों न जाए, अगर आपके अंदर ये सारी चीजें गहराई से समझने की हिसाब किताब है। कुछ लोग 7 दिन में नाड़ी सिखा देते हैं, 7 दिन में वो सिखा करके परे हो जाएगा, लेकिन आप 7 दिन में नहीं समझ सकते, पक्की बात है। क्योंकि मैं आपको फिर दोबारा बताता हूँ। 2 घंटे में। हाँ जी, सागर वाला बोला था 2 घंटे में। हाँ, तो ये सब 2 मजाक की बात है, ये सब मजाक की घंटे। बात है, ये संभव नहीं है कभी भी। हमें कौन समझ रहा है, खुद देखो सही हाँ, ये कभी भी संभव नहीं है। अब हमारे इस क्लास को आप एंड तक, देवराज जी ने पहले के पिछले बार का जो क्लास है ना, आपने प्रॉपर तरीके से अटेंड नहीं किया, लेकिन उम्मीद है इस बार आप करोगे, और उम्मीद है आपका एकदम क्लियर हो जाएगा, डेफिनेटली क्लियर होगा। इस बार में ऐसे देव सिंह जी, आप जरा अपने ऑडियो को म्यूट रखिए जरा। उसके बाद तीसरे नंबर में हम लोग नाड़ी परिचय देखेंगे, नाड़ी कब देखना है, क्यों देखना है, कैसे देखना है, तमाम बातें नाड़ी के विषय में। उसमें से मिथक क्या है, कुछ लोग कुछ बोल रहे हैं, कुछ लोग कुछ बोल रहे हैं। अब यही बात है, 7 दिन में या 2 घंटे में जो अगला नाड़ी सिखाने के लिए बैठा है, भाई वो कुछ तो बोलेगा ही आकर के। तो वो क्या चीज़ है, उससे स्टूडेंट को क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, उससे कोई आदमी डायग्नोसिस कर पाता है कि नहीं पाता। मैंने एक चीज़ इन 4 महीने में मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व, मैंने बहुत सारे लोगों के पास गया इन दिनों में, इन 4 महीने में। देवराज जी को अभी मैंने, मेरा जो पिछला जो सेशन था ना, उसके अभी तक लगभग 3-4 महीना हो गया होगा। इस बीच में मैं ऐसे ऐसे लोगों के पास गया जो नाड़ी में उंगली रखते ही अर्गन की पहचान करते हैं कि आपके भाई इस अर्गन में ये दिक्कत है। ऐसे आदमी भी मैंने देखा, लेकिन उनमें पता है दिक्कत क्या थी? उनमें दिक्कत ये थी कि वो डायग्नोसिस करके नाड़ी के माध्यम से या कुछ ऐसी चीजें करके रोग का प्रॉपर निदान तो कर पा रहे थे, लेकिन उनसे क्या चीज नहीं हो रहा था, वो उनसे चिकित्सा नहीं हो रहा था। ध्यान से समझना, नाड़ी सीखना कोई सामान्य बात नहीं है। मतलब कोई भी आदमी कुछ भी सिखा सकता है, और आपको उसके कुछ 1-2 सूत्र से कुछ चीजें आप पकड़ सकते हो, वो पकड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। यानी नाड़ी से आपको किसी के किडनी में गड़बड़ी हो गई, ये समझ में आ गया, आ सकता है। सुनने में आया हरिद्वार में एक कोई आदमी है जो कि ऐसा करता है कि किडनी में स्टोन है, तो कितना स्टोन है वो भी बता देता है, लेकिन समस्या है कि वो उतना बता ही देता है कि भाई ये है, उससे आगे कुछ नहीं कर सकता। उसको चिकित्सा क्या देना चाहिए, और नाड़ी से हमें चिकित्सा का क्रम को कैसे डिसाइड करना है, कैसे डिजाइन करना है। नाड़ी देखना इसका मतलब क्या करना है, हमें उस व्यक्ति के अंदर क्या है, क्या हुआ है, और हमें चिकित्सा को कैसे डिजाइन करना है, क्या करना है। अगर कोई दवाई देना है तो कितने मात्रा में देना है, कितना पावर का देना है, कितने दिन तक देना है, किस तरह से देना है, क्या देने से इसको क्या होगा, है ना। जैसे नाड़ी देखने का मतलब आप यूं लगा लो कि एक आदमी तीर कमान से तीर फेंक रहा है किसी को मारने के लिए या किसी एक निशाने में लगाने के लिए, तो उसके लिए उसको क्या क्या चीजें सोचना जरूरी है। ऐसे थोड़ी कि आकर के धड़ाम से मारा तो निशाने में जाएगा, एक बार निशाने में जाए, लेकिन हर बार निशाने में जाएगा, पक्की बात नहीं है। जिस आदमी ने प्रॉपर तरीका से उसका
पहले से प्रशिक्षण लिया है, उसकी बेस उसका प्रॉपर क्लियर हुआ है, तो ही वो कर सकता है। यानी कि ये जो 2 दिन में सीखने वाला, 7 दिन में सीखने वाला, ये सिर्फ फ्रॉड है, मेरा मानना ऐसा है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि आयुर्वेद की जब तक आपको बेस समझ, ये 1 साल में, 2 साल में होने वाली भी चीज नहीं है, 40 दिन में होने वाली चीज तो पक्की नहीं है। लेकिन हाँ, हम यहाँ पर बेस तैयार कर रहे हैं। हमें, हमारे सामने एक रास्ता हम ढूंढ रहे हैं कि भाई इस रास्ते से हमें जाना है। उसके बाद तो चलते ही रहना, जीवन बहुत लंबा पड़ा हुआ है, पेशेंट आते रहेंगे, ऑब्जर्वेशन हम करते रहेंगे, नए नई चीजें हम उसमें खोज सकते हैं। खोजने का एक जरिया तो होना चाहिए। तो वो जरिया, वो प्रोसेस, वो सारे तरीकाएं हम इस रिदम से सीखेंगे। इस 40 दिन में हम उसको सीखने के एक तरीका को ईजाद करेंगे। तो तीसरे नंबर में हमने कहा नाड़ी के बारे में, कि उसका कैसे नाड़ी देखना है, कब देखना, क्यों देखना, किसका नहीं देखना। चौथे नंबर में हम देखेंगे स्वस्थ व्यक्ति के नाड़ी। एक व्यक्ति आपके पास आया, वो स्वस्थ है या अस्वस्थ है, पहले तो इसकी चेक करना पड़ेगा, है ना। कोई भी आदमी आया तो पहले क्या जानना चाहिए होता है एक वैद्य को, कि यह व्यक्ति स्वस्थ है या अस्वस्थ है। तो पहले हमें अस्वस्थता की जांच करने से पहले, कोई आदमी स्वस्थ हो सकता है तो उसमें नाड़ी की गति कैसे हो सकती है, इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। स्वस्थ व्यक्ति के नाड़ी में कैसे, नाड़ी उसकी गति कैसी होती है, हम कहते हैं ना नाड़ी की चाल। तो स्वस्थ व्यक्ति के नाड़ी की चाल कैसे हो सकती है, इसकी बखूबी पहचान करके उसके बाद फिर हम कफ, पित्त और वात, इसके बारे में, इनके गुणों की जानकारी लेते हुए, कफ क्या है, पित्त क्या है, वात क्या है, और इनके सब दोषा, प्राण, अपान, व्यान आदि, इन सारी चीजों का। और उसके साथ साथ हम मर्म चिकित्सा, इस बार मैं ऐसे चीज आपको सिखाऊंगा। मर्म चिकित्सा, हमारे शरीर में जो विद्युत तरंग है, क्योंकि नाड़ी क्या है, नाड़ी बेसिकली प्राण वायु से उत्पन्न होने वाला एक जो तरंग है, ऊर्जा है, वही ऊर्जा हो जो हमारे हार्ट से उत्पन्न होता है, और उसी को हम रेडियल आर्टरी से, नाड़ी के माध्यम से उसको समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन वह ऊर्जा एक ओज का स्रोत है। अभी हम लोगों ने चरक में 10 प्राणायतन पढ़ा था, वहां से मुझे एक चीज समझ में आई कि 10 प्राणायतन का संबंध हम नाड़ी के साथ भी लगा सकते हैं। हमारे समूचे शरीर में जो मर्म स्थान है, उन मर्म स्थान में प्राणायतन का बड़ा हिस्सा रहता है, वो हम बाद में सीखेंगे। 2 दिन में लगा करके मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगा। और अगर आप टिक करके वहां तक बने रहे तो आपको बहुत मजा आएगा, अच्छा समझ में आ जाएगा। और मर्म के बारे में समझ करके, मर्म चिकित्सा नहीं, मर्म बिंदुओं का संबंध कफ पित्त वात से किस तरह से होगा, कौन कौन सा वो मर्म स्थान जिसका संबंध कफ से है, किसका वायु से, किसका पित्त से है। किसी के शरीर में अगर कफ बढ़ा हुआ है तो निश्चित बात है, जो कफ से लीड होने वाले, जो कफ से रिलेटेड जो मर्म बिंदु है, मर्म स्थान है, वह उस कफ के कारण से दूषित होगा, है ना। वो संघर्षरत होगा, कमजोर हुआ रहेगा। तो हमें उस मर्म के आधार पर भी हमें ये समझने में बिल्कुल देरी नहीं होगी कि भाई आपके शरीर के इस स्थान में कफ की ऐसी ऐसी गति है, कर्म है। ऐसे ही वायु के संदर्भ में, वायु के जो मर्म स्थान है, उन मर्म स्थान की समझ रखते हुए रेडियल आर्टरीज में हम नाड़ी में वायु की गति चेक करेंगे। तो फाइनली हमें मर्म परिचय, जहां कफ पित्त और वात के संदर्भ में हम उसको देखेंगे। तो आप लोग भी चरक संहिता शरीर स्थान अध्याय नंबर 7 में जाकर के मर्म के बारे में वहां आप प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम देखेंगे धातु के बारे में। अब धातु तो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सभी धातु है। नाड़ी में धातु, दोष और मल। मल मीन्स वही दोष हो गया, कफ पित्त वात। विकृत अवस्था में कफ पित्त वात कैसा होगा, प्रकृतस्तु वलम श्लेष्मा विकृतो मल उच्यते, है ना। वो जो कफ है, वो जब वो प्राकृत अवस्था में रहता है तो धातु के स्वरूप में रहता है, विकृत अवस्था में जब रहता है तो क्या होगा, मल के रूप में रहता है। तो हम लोग पहले दोष देखेंगे, फिर धातु देखेंगे, फिर उसके बाद
मलों के बारे में जानकारी लेंगे। और जो मल है वह मल गुरु, शीत, स्निग्ध, मधुर, उष्ण, तीक्ष्ण आदि गुणों से युक्त होता है। क्योंकि जो कफ पित्त वात है, अगर वो प्राकृत है तो धातु के स्वरूप में होगा, वो साम्य अवस्था में होता है। वही दोष जब मल के रूप में जब कन्वर्ट हो जाता है तो फिर वो मल हो जाता है। तब वहां पर गुरु, सीता आदि इन गुणों की बातें होती है। देवराज जी आया समझ में? जैसे कफ के गुण क्या क्या है? गुरु, सीता, मृदु, स्निग्ध, मधुर, स्थिर, पिच्छिला, ये कफ के गुण है। मगर ये कौन सा वाला कफ? जो अप्राकृतिक अवस्था में है, जो मल के स्वरूप को प्राप्त हो चुका है, ऐसा मल मल स्वरूप जो कफ है, उसकी पहचान हम नाड़ी के बदौलत करेंगे। सिर्फ कफ की जानकारी रखने से कोई फायदा नहीं होने वाला। कफ में, किसी के शरीर में अगर कफ बढ़ा हुआ है तो वो कफ गुरु गुण से बड़ा है, शीत से बड़ा है, गुरु से बड़ा है, मृदु से बड़ा है, स्थिर से बड़ा है। इतनी पकड़ अगर आप में आ गया ना, आप चलते फिरते मशीन बन जाओगे, डेफिनेटली बन जाओगे। और एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, हम इस बार में एक और चीजें आपके सामने रखूंगा। आपको हर रोज 10 पेशेंट का या किसी स्वस्थ या अस्वस्थ व्यक्ति 10 लोगों के नाड़ी चेक करना है। और वो नाड़ी में जो जैसा भी आपको गति दिखता है, जो जैसा भी चीज आपको दिखता है, उसे नोट करना है ना? रमेश, उसका रोगी का नाम क्या है? ये कितना एज है? इतना एज है। शरीर में कफ की नाड़ी, पित्त की नाड़ी, वात की नाड़ी कैसे बह रही है, धातु में क्या है। जैसे जैसे हम आपको बात सिखाते जाएंगे, वैसे वैसे कंटिन्यूसली आपने पर डे 10-10 लोगों की नाड़ी देखना है। और जो स्टूडेंट अंतिम दिन तक हर रोज नए नए 10 लोगों के नाड़ी देख करके वहां से जो कुछ भी उसको समझ आती है, जो आकर के क्लास में मैसेज के माध्यम से बताता है कि सर मुझे आज ये चीजें दिखाई दिया, जो कंटिन्यूसली करेगा, निश्चित बात है कि वो बहुत सफल हो जाएगा। उसको नेक्स्ट सेशन में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी और खुशी से। और जो इस क्लास में बहुत एक्सपर्ट हो जाएगा, जो हमारे स्टूडेंट है, नए विद्यार्थी, पुराने नहीं, हमारे जो ईशुकांत वगैरह तो बहुत एक्सपर्ट हो गए, जो नए विद्यार्थी है वो इस तरह से अगर बहुत अच्छा पकड़ बनाते हो तो खुशी से मैं आपको, मेरे पास 20,000 का एक खरल पड़ा हुआ है, मैं आपको गिफ्ट दे दूंगा, ताम्र खरल। ठीक है, तो क्लास के एंड में मैं आपको दे दूंगा। इसके लिए आपको ऑब्जर्वेशन करना होगा रोज। ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि आप इस खरल के न होने से आप दुखी हो, ऐसा नहीं है। मैं इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आपके अंदर, जैसे हम, है ना, जैसे हम लोग जब पढ़ने के लिए कहीं जाते तो गुरुजी हमें बताया करते थे कि बेटा ये करो, जो भी जीतेगा उसको मिठाई देंगे। तो वो खैर बचपन में तो मिठाई के चक्कर में हम करते थे, लेकिन आजकल आपको खरल की भी नहीं। लेकिन हाँ इतना है कि पारितोषित बोलते हैं ना एक, कि आप एक अच्छे स्टूडेंट बने या नाड़ी आप में एक अच्छा पकड़ बना। अगर इस तरह से करेंगे तो निश्चित आप में पकड़ नाड़ी में बहुत अच्छा बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। ठीक है, तो ये एक चीज हो गई। और क्लास के एंड में आप लोगों ने जो पर डे 10-10 लोगों के नाड़ी में जो भी आप लोगों ने ऑब्जर्वेशन किया है, उसके आधार पर फिर हम डिसाइड करेंगे, फिर हम बताएंगे कि उसमें ऐसा नाड़ी दिखता है, ये ऐसी उसकी गति है, उसकी चाल वैसी है, ऐसे ऐसे उंगली के नीचे इस तरह से लग रहा है, जैसे जैसे हम आपको बताएंगे। तो निश्चित तौर पर आपको उसमें बहुत अच्छी और बड़ी चीजें आपको समझ में आएगा। कभी रोगी के नाड़ी देखो, कभी स्वस्थ व्यक्ति के नाड़ी देखो, और बस इतना समझ लो कि यहाँ से हमें क्या समझ में आता है। ठीक है, और क्लास के एंड में हम लोग अलग अलग रोग में, कैंसर में नाड़ी कैसे चलता है, कोई आदमी मीठा खा करके आया है तो नाड़ी कैसे दिखता है, कोई आदमी मूली खा करके आया है तो नाड़ी कैसे दिखता है, आपके सामने कोई आदमी गुड़ खा करके आया है तो आप कैसे पहचानोगे कि इसने गुड़ खाया है, कोई आदमी बर्गर खा करके आया है
तो उसके कहे बगैर ही आप उसको हाँ भाई बर्गर खा के आए हो, ये कहने की हुनर आप में होनी चाहिए, और ये सभी हुनर आप इस क्लास के माध्यम से प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो चलिए जरा आज का हमारा जो फर्स्ट डे का जो आज है कि आज हम लोग देखेंगे पंच महाभूत के बारे में। तो आप में से कोई है अगर जिसको आयुर्वेद के बारे में या विशेष करके पंच महाभूत क्या चीज है अगर मालूम नहीं है तो हैंड रेज करिए जरा प्लीज। आप हमें बताइए कि हमें तो, हाँ जी बताइए जरा, कोई है ऐसा जिसको आयुर्वेद का कुछ भी नहीं मालूम, ताकि मुझे अगर पता चले तो मैं क्लास उसी हिसाब से रखूं, अपनी बातें उसी हिसाब से रखूं। कोई है? मुझे नहीं पता आयुर्वेद के बारे में ज्यादा। नहीं पता, ठीक है। आपका नाम है देव, और कोई दूसरे हैं? सर मुझे भी नहीं पता। नहीं पता, ठीक है। और कोई? सर मुझे भी नहीं पता। नहीं पता, ठीक है। तो इसका मतलब कि मुझे लगता है इस बार के क्लास में बहुत मुझे डाउन लेवल से बात करना होगा। लेकिन इतना है कि अगर आप लोगों को देखो 2-3 दिन तक हो सकता है समझ में ना आए, लेकिन अगर आप 10 दिन तक बने रहे क्लास में, निश्चित बात है कि आपको आयुर्वेद का अभी अगर नहीं मालूम हो, हमारी इस क्लास में अगर मैं यहाँ पर पूछूं तो इस क्लास में ऐसे ऐसे भी लोग आए थे पहले जिनको कुछ भी मालूम नहीं था, लेकिन अभी सभी मास्टर हो गए, अब लोगों को पढ़ाने लगे। और ये सिर्फ 1 साल या 1.5 साल के एक साल की मेहनत से ऐसा हुआ है। तो आप लोग ऐसा हो सकते हैं, लेकिन मेरे भाई ये पक्की बात है कि शॉर्टकट कभी नहीं जाना। जैसे वो कह रहे थे 2 घंटे में नाड़ी सिखाते, रिक्वेस्ट है ऐसे लोगों के बगल में भी कभी नहीं जाना, क्योंकि जिस आदमी का बेस ऐसे गलत रास्तों से होगा वो आदमी कभी भी आयुर्वेद में सफल नहीं हो सकता। ठीक है, तो चलिए जरा शुरू करते हैं। पंच महाभूत क्या चीज है? पंच महाभूत का मतलब है, महाभूत का मतलब है भूत यानी जो है, भूत यानी जो है, जो बना है, जो विद्यमान है, जिसके वजह से है। यानी इस दुनिया की हर एक सत्ता, दुनिया की हर एक पदार्थ जो है, जैसे मिट्टी है और उससे घड़ा है ना, मिट्टी से घड़ा बना है, तो वो जो समूचा घड़ा है, घड़े की अपनी कोई औकात नहीं है, अपना कोई सत्ता नहीं है। सत्ता किसकी है? मिट्टी की है। तो मिट्टी क्या है? मिट्टी है यानी वो एक भूत है। भूत यानी उसकी अपनी वास्तविकता है, उसकी अपनी सत्ता है। उस मिट्टी से तैयार होने वाली तमाम जो वस्तु है वो कुछ समय तक रहेगा और बाद में मिट जाएगा, मगर वो एक चीज जो कभी नहीं मिटता वो है मिट्टी, उसी को हम पृथ्वी कहेंगे। तो इस तरह से 5 चीजें हैं जिनसे इस दुनिया की निर्माण हुई है। भगवान ने कहते हैं अहमेव समय वाग्रे, कुछ संस्कृत की बातें हैं, हालांकि मैं इस बार ज्यादा नहीं बोलूंगा संस्कृत, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा कुछ बोलूं तो आप लोग समझने का जरूर प्रयास करें। भगवान श्री कृष्ण, अब हम तो संस्कृत पढ़ा हुआ हूँ मैं, और हिंदू धर्म के मुताबिक श्रीमद् भागवत में ऐसा लिखा हुआ है, भगवान श्री कृष्ण के मन में आया कि मैं अकेला हूँ और इस दुनिया में कुछ है ही नहीं, सब विनाश हो गया, प्रलय हो गया, सब नाश हो गया, एक आकाश शून्य में सभी कन्वर्ट हो गए, सब शून्य में चला गया। आप हम जितने भी जो जीवधारी थे वो कहाँ चले गए? सब के सब कर्म फल को नाश होने के बाद सबकी मृत्यु हो गई, प्रलय हो गया, दुनिया ही नहीं रही, तो दुनिया में रहने वाले कैसे रहेगा? सब कुछ नष्ट हो गया और एक शून्य में जाकर के विहीन हो गए, सभी परिणत हो गया जीरो में। और अंश के रूप में सभी जो जीव है वह जीव शून्य के स्वरूप में भगवान के पाद कमल में, उनके पैरों में कहते हैं जाकर के बैठ गया, और सभी अब आने वाले कर्म फल को भोगने के लिए, अपने प्रारब्ध को भोगने के लिए समय की प्रतीक्षा करने लगे। जैसे मुसलमान उनके धर्म में कहते हैं ना कि भाई आप
मिट्टी के अंदर दफन हो गए मृत्यु के बाद, तो बैठे रहो वहीं पर। जब अंत समय आएगा, क्रिश्चियन वालों भी, जब अंत समय आएगा तो उस परमात्मा से आपकी मुलाकात होगी। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा क्या है, जब प्रलय हो जाएगा, होने के बाद धर्मशास्त्र बोलता है कि आप बैठे रहो एक शून्य में। जब भगवान सृष्टि का निर्माण करेगा तो आपको वो जगाएगा, जगो, उसके बाद अपने अपने किए कर्मों के फल भोगने के लिए तत्पर हो जाओ। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, गीता में कहते हैं ना भगवान कि कोई भी आदमी ने जो जैसा भी कर्म किया है उसको अपने किए कर्म का फल हमेशा भोगना ही पड़ेगा, चाहे लाखों करोड़ों योनि क्यों खत्म ना हो जाए, चाहे कितना ही बार प्रलय आ जाए, वो वह व्यक्ति या वह जीव मृत्यु के उस अवस्था में जाएगा, प्रलय की उस अवस्था में जाएगा। और भगवान जब दोबारा अहम एक बहुश्यामा उन जीवों की ओर देखते हैं, यार अनंत वर्ष से, अनंत पता नहीं कितना समय हो गया है, अपने कर्म फल को भोगने के लिए बेचारा पड़ा हुआ है वहां पर, मुक्त भी नहीं हुआ है अभी। मुक्त कैसे होगा? सुख और दुख से रहित हो जाए, कर्म फल नाम का कोई चीज ही ना बचे, तो वो मुक्त होता है। मुक्त हुआ नहीं है तो वो बेचारा पड़ा हुआ। फिर भगवान के मन में आया इसको तो जगाना पड़ेगा, और कर्म फल भोगने के लिए स्थान चाहिए। स्थान कहाँ होगा? पृथ्वी में होगा या कहीं भी होगा, स्वर्ग नरक पृथ्वी कहीं पर भी। उसके निर्माण करना अब किसकी जिम्मेवारी हो गई? भगवान की। ठीक है, तो अहम एक बहु श्याम प्रजाएत, गीता में भगवान कहते हैं अब मैं अकेला हूं, जितने भी मेरे अंदर समाहित वह जो जीव हैं, जो सूक्ष्म रूप से बैठे हुए हैं, अब उनको मैं जगाऊंगा, कहूंगा अपने कर्म फल को भोगो। जैसे कर्म किया है वैसे शरीर तुम्हें मिलेगा, वैसे संगति तुम्हें मिलेगी, वैसे परिवार देश काल परिस्थितियां मिलेगा, उसके हिसाब से अपने कर्म फल के आधार पर जीवन जियो। तो इससे पहले उनको महाभूतों की निर्माण करनी होगी। तो सबसे पहले जो है शून्य अवस्था में आकाश महाभूत था। आकाश का मतलब है जो शून्य है। आकाश का मतलब क्या है? जिसमें कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, न दिखता है, न सुनाई देता है, न उसमें से कोई खुशबू आती है, न उसमें से कोई रस का कोई अनुभूति होती है, न छूने से उसका कोई, आकाश बिल्कुल शून्य। ऐसे रूप में सारा दुनिया था। फिर भगवान ने इच्छा किया कि चलो अब सृष्टि की रचना करते हैं। तो उनकी इच्छा से शब्द तन्मात्रा उत्पन्न होता है। देखो शब्द तन्मात्रा कैसे उत्पन्न हुआ? आकाश से भगवान भगवत इच्छा से शब्द तन्मात्रा उत्पन्न हुई। सभी लोग अपने ऑडियो को म्यूट रखिएगा जरा। ये आज की जो कहानी है ये जस्ट कहानी नहीं है, ये नाड़ी परीक्षण का जस्ट एक आधार है। ठीक है, इसको ध्यान से सुनिएगा, आपको नाड़ी की हर एक बातें साइंटिफिक समझ में आ जाएगी। तो आकाश महाभूत से भगवत इच्छा से सृष्टि रचना करने के इस उद्देश्य से भगवान ने कुछ इच्छा जगाया, और वहां से अब जनरेट होना शुरू हुआ। तो सबसे पहला जो प्रोसेस शुरू हुई वह है शब्द, यानी साउंड जो है आकाश में बजना शुरू हुआ। शब्द तन्मात्रा, उसी को हम बोलते हैं शब्द। इस शब्द तन्मात्रा का संबंध आप नोट कर लो प्लीज, इसका संबंध हमारा कान है। शब्द तन्मात्रा, आकाश महाभूत का जो शब्द तन्मात्रा है वो हमारा कान है। क्या है ये? अभी जो है ना आप, ये महाभूतों से ज्ञानेंद्रियों का निर्माण हो रहा है। बेसिकली ज्ञानेंद्रियों का जो विषय है उसकी निर्माण हो रही है। तो आकाश, हमारे शरीर में जो आकाश तत्व है ना, उसका संबंध शब्द तन्मात्रा से है, और उसका संबंध कान से है। अगर कान सुनाई नहीं देता, कान से सुनना बंद हो गया, कान से आवाज आती है, क्या किया जाए? या शरीर में आकाश तत्व बढ़ गया तो कान की चिकित्सा होनी चाहिए। या अगर कान से सुनाई नहीं देता तो शरीर में आकाश तत्व की चिकित्सा होनी चाहिए। वो कैसे करेंगे हम बाद में सीखेंगे, लेकिन अभी इतना समझ लो, कान का संबंध शब्द तन्मात्रा से है, शब्द तन्मात्रा का संबंध आकाश से है।
ये सभी निर्माण क्रम में पहला व्यवस्था है। जब शब्द तन्मात्रा निकला आकाश से, भगवान की इच्छा से शब्द और आकाश के माध्यम से वायु तत्व उत्पन्न होगा। वायु वायु उत्पन्न होते ही यहाँ से एक तन्मात्रा शुरू हुआ जिसका नाम है स्पर्श। स्पर्श स्पर्श यानी छूना, टच करना। छूने से अब जो भगवान जो प्रकृति बना रहे, भगवान जो चीज बना रहे, जहां पर उस जीव को जीना है, खेलना है, घूमना है, अपने कर्मों का फल और परिणाम को भोगना है, उसके लिए सेकेंड स्टेप में क्या हो गया? वायु। उसका संबंध किसके साथ है? स्पर्श। स्पर्श का संबंध हमारे शरीर में हमारी स्किन के साथ है। किसके साथ है? हमारी स्किन के साथ है, त्वचा के साथ है। त्वचा का संबंध किसके साथ है? स्पर्श तन्मात्रा के साथ है। और स्पर्श का संबंध किसके साथ है? वायु के साथ। वायु अगर कभी खराब होगा तो त्वचा यानी जो स्पर्श तन्मात्रा है वो बहुत जल्दी विकृत हो जाता है, बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है, डिसबैलेंस हो जाता है। तो चिकित्सा में हमें वायु के लिए स्पर्श यानी हमारी जो त्वचा की जो बातें हैं, इसीलिए जब कभी प्लीज भोला जी आप सभी लोग जरा अपने ऑडियो को म्यूट रखिए। इसीलिए देखना जब कभी भी शरीर में जब वायु बढ़ता, हम कहते हैं ना भैया सूखी रूखी हवा चल रही है जी, तपती गर्म हवा चल रही है जी। तो इस तरह की जो हवाएं हैं, इस तरह की जो बातें और व्यवस्था। हाँ जी, अब ये थोड़ा सा ना गड़बड़ वाली बात है कि आप लोग इसको म्यूट नहीं करते हो। प्लीज म्यूट को रखिएगा जरा देवराज जी। नहीं, ओके ठीक है, म्यूट रखना। मैं जरा अपनी बातें खत्म करूं फिर उसके बाद आप तक आता हूं मैं। तो हो गया वायु से स्पर्श। इसकी चिकित्सा के बाद अभी हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। फिर वायु और स्पर्श शब्द और आकाश से तीसरा तत्व उत्पन्न हुआ जिसका नाम है अग्नि। अग्नि मीन्स आग, वायु मीन्स हवा, आकाश मीन्स आकाश। अग्नि तत्व उत्पन्न हुआ और उस अग्नि से रूप तन्मात्रा, रूप यानी दिखना, रूप यानी देखना, प्रकाश, रूप यानी प्रकाश। तो ये प्रकाश जो है ना अब जो दिखाई देने लगा इस दुनिया में, जो भगवान बना रहे उसमें दिखना शुरू हुआ चीजें, रूप तन्मात्रा। अग्नि से जल हुआ, उस जल का संबंध रस से है। जल से पृथ्वी हुआ, पृथ्वी का संबंध गंध से है। देखो अगर जल तक तो शरीर में डमाडोल हो जाता है, बिगड़ जाता है, विकृत हो जाता है, तो रस तन्मात्रा में गड़बड़ी आ जाती है। रस तन्मात्रा का संबंध हमारे जीव के साथ है, जिह्वा। इसीलिए जिह्वा परीक्षण यह कफ का प्रतीक है। और कफ में भी विशेष करके कफ और पित्त, इन दोनों का, जिसमें जलीय अंश है, जिसमें जल तत्व है, उसका संबंध रस से है, जीभ से है, टंग से है, जीभ से, जिह्वा से है। पृथ्वी का संबंध गंध से है, गंध, गंध तन्मात्रा, गंध तन्मात्रा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने, भगवान ने, या जो भी इस तरह से, कुछ लोग कहते नहीं भगवान जैसा कोई चीज नहीं है, ये जो सभी ये जो चीजें हैं ये स्वतः ही काल के परिणाम से अपने आप ये चीजें निकलती हैं, निर्माण होती हैं और विनाश हो जाती है। अगर हम ऐसा भी मानते हैं तो जैसे भी कैसे होता होगा, तो मान लो अगर इसको उत्पन्न करने वाला कोई भगवान नहीं भी है, लेकिन ये तो पक्की बात है कि पहले आकाश ही होता है, पहले शून्य से फिर धीरे धीरे बनती हुई चीजें बनती है। जब हम कोई वनस्पति देखते हैं, वृक्ष, फलदार वृक्ष, तो सबसे पहले कुछ नहीं था, फिर उसमें थोड़ा सा फूल खिलता है, पराग दिखता है, फूल खिलता है, फिर वहां धीरे धीरे कच्चे अवस्था में होता है, और वही फल बढ़ते बढ़ते बाद में पक जाता है, फिर नीचे की ओर गिर जाता है। यानी हर चीज का जो निर्माण है वो शून्य से होता है, और पूरा जब तैयार हो जाता है तो उसमें समूचा पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये महाभूत जो है ना उसमें निहित होता है। आया समझ में? अब इसमें देखिए जरा, कोई तो है जो मेरे बात नहीं समझ रहे अभी, और एक आदमी पूरा क्लास को ना खराब कर दे।
भोला भाई म्यूट कीजिए। कौन है ये? भोला, भोला साक्षी कौन है ये म्यूट करें। ओके, अब देखिए जरा क्या हो गया। आपका ये जो 3 उंगली है, आप लोग जरा अपने अपने कैमरे को ऑन करिएगा और ऑडियो को म्यूट करिए। अब आप लोग दिखाइए मुझे। अब थोड़ा सा आज की जो बातें ही सिद्धांत की बातें खत्म हो गई, थोड़ा सा प्रैक्टिकली हम थोड़ा सा कुछ चीज़ देखेंगे, ठीक है। आप सभी लोग अपने अपने कैमरे को ऑन रखिएगा। अब ये जो 3 उंगली है ना मेरे, ये जो 3 उंगली है, अभी हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले आकाश, फिर वायु, है ना। वायु के बाद अग्नि, फिर जल, फिर पृथ्वी। यही हमारा तत्व है। हमारा ये 3 उंगली है। 3 उंगली में से आप इसको नोट करो। आकाश और वायु, सबसे पहले क्या उत्पन्न हुआ है? आकाश। आकाश था ही पहले, उसके उस आकाश से वायु हुआ है। तो आप देखो, इंडेक्स फिंगर सबसे पहले रेडियल आर्टरीज में हम इंडेक्स फिंगर को रखते हैं। यह इंडेक्स फिंगर जन्म का, उद्गम स्थिति का प्रतीक है, यानी ये वायु का प्रतीक है। आकाश और वायु इंडेक्स फिंगर को इंडिकेट करेगा। हमारे शरीर में जो आकाश और वायु तत्व है, शब्द और ये जो तन्मात्रा है, उसको हमारा जो ये इंडेक्स फिंगर है, ये इंडेक्स फिंगर उसको देखेगा। आकाश तत्व और वायु तत्व का जो शक्ति है उसे हमारे इंडेक्स फिंगर देखेगा। तो सबसे आगे इंडेक्स फिंगर जो वायु और आकाश को देखेगा, यानी कि इंडेक्स फिंगर से हम वायु को देखेंगे। वात दोष, आकाश और वायु दोनों महाभूत से वात बना है, वात दोष। आप लोग इसको नोट करो। आकाश और वात, वायु, ये दोनों, अभी हमने 5 महाभूत पढ़ा ना, इन 5 में से आकाश और वायु, इन दोनों से वात दोष बना है। वात दोष का निर्माण करता है ये दोनों। अग्नि और जल, ये दोनों पित्त दोष का निर्माण करते हैं। अग्नि और जल ये पित्त दोष का निर्माण करते हैं। जल और पृथ्वी यह कफ दोष का निर्माण करते हैं। बेसिकली दोष नहीं, आकाश और वायु वात, जो वात है, धातु रूप में वात का निर्माण करते हैं। अग्नि और जल धातु रूप में पित्त का निर्माण करते हैं। जल और पृथ्वी धातु रूप में कफ का निर्माण करते हैं। आए समझ में? इसीलिए हमारा 3 उंगली, इससे हम वायु को देखेंगे। बेसिकली शरीर में आकाश और वायु जो महाभूत है, उसके गुण धर्म को, उसके कर्म को हम इंडेक्स फिंगर से देखेंगे। हमारे शरीर में अग्नि और जल तत्व की जो व्यवस्था है, उसको मिडिल फिंगर से पित्त दोष, मिडल से पित्त दोष, और जल और पृथ्वी से बना हुआ जो कफ है, उसको हम रिंग फिंगर से देखेंगे। रिंग फिंगर से देखेंगे। यहां तक आया समझ में आप लोगों को? आकाश वायु, अग्नि जल, जल पृथ्वी। आकाश वायु, इंडेक्स फिंगर में आकाश और वायु, अग्नि और जल, जल और पृथ्वी। वात पित्त कफ, वात पित्त कफ। ठीक है, वात पित्त कफ। हम लोग इस तरह से बहुत सिंपल तरीका से गुरुजी जल पित्त और कफ दोनों में देखेंगे ना? हाँ, जल दोनों में, जल दोनों में। देखो, जब कभी किसी को हाइपर एसिडिटी हो तो भी वहां पर जल तत्व विकृत होता है। तो वो जो हाइपर एसिडिटी का जो जल है, वो पित्त, यानी वो अग्नि तत्व से मिला हुआ पित्त है, जल है, अग्नि तत्व से मिला हुआ जल है। आप यूं लगा लो, ठंडा पानी एक तो बर्फ के साथ मिला है, और वही पानी एक आग के ऊपर रखा हुआ है। पानी तो पानी है,
एक अग्नि के संपर्क में है और एक किसके संपर्क में है, एक पृथ्वी के संपर्क में है। तो जो जल है वो बीच का। अब आप कहोगे भैया ये तो वायु के संपर्क में होना चाहिए, आकाश के संपर्क में नहीं होना चाहिए। तो जल अगर वायु के संपर्क में हो जाएगा तो क्या होगा, शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? किसी भी पानी को आप नीचे रखो, थाली में रखो और खूब ज्यादा आप एसी चला दो या आप पंखे चला दो, थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, वह पानी क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। ये जितने भी लोगों के ब्रेन में क्लटिंग होती है ना, क्लटिंग होती है, कहते भैया क्लटिंग हो गया, ये क्या हो गया, जो जल तत्व था, जल तत्व तो जो था उसमें आकाश तत्व की खूब ज्यादा कर्म हो गई। आकाश तत्व ने जल तत्व को इतना ज्यादा डैमेज किया, उसके बीच में गैप कर दिया। बेसिकली आकाश का काम क्या है, शरीर हर एक पदार्थ में गैप करना। क्या करना, सुखा देना, उसको डिवाइडेड कर देना। किसका कर्म है, आकाश का। उस चीज को सुखा देना, सुखा करके उसको घन बनाना, उसको एकदम कड़क बनाना, किसका काम है, वायु का। जला देना किसका है, अग्नि का। बहुत तरल बनाना किसका है, लिक्विड बना देना, नरम बनाना किसका है, जल का। और जैसे हम कहते हैं जैसे पाउडर जैसा हो गया, पृथ्वी का भारी बना देना किसी पदार्थ को, रूखा बना देना किसी पदार्थ को, भारी और रूखा पृथ्वी। तो हमारे शरीर में ये जो महाभूत जो प्रकृति के माध्यम से जो हमारे शरीर में आया है, ये महाभूत हमारे शरीर में अपने अपने महाभूत हमारे शरीर में कुछ न कुछ कर रहा है। किसी का हेयर फॉल हो गया, क्या हो गया, हेयर फॉल हो गया, क्या हो गया, किसका कर्म बढ़ गया, बताइए। उस आधार पर किसका कर्म बढ़ गया होगा, हेयर फॉल हो गया, गिर गया। गिरने का मतलब है कि हमारा जो ये सिर है, मस्तिष्क है, इस मस्तिष्क से कपाल हो गया पृथक, अलग हो गया, अलग हो गया। किसका कर्म हो गया, हमारे सिर से कपाल जो है अलग हो गया बाहर। सिर बोलता है भाई तेरे को हमें रखना नहीं है, किसका कर्म हो गया, वायु का कर्म। आकाश का। आकाश 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 का कर्म क्या है, उसको निकाल देना, अलग कर देना, उस स्थान से अलग कर देना उसको, ये आकाश का काम है। वायु का काम क्या है, उसको सुखा देना, उसको उसी जगह में सुखा देना, उसी जगह में सुखा। जैसे कोई एक आदमी धीरे 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 दुर्बल हो रहा है, किसका कर्म है, वायु वायु का। क्यों, क्योंकि वायु का गुण क्या है, धीरे 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 उसको सुखा देता है। एक लड़की जब उसका उम्र अच्छा था तो बहुत स्मार्ट थी, किसका कर्म है, कफ हमने का। तन मात्रा पढ़ा है, किसका कर्म है, पित्त का। पित्त का। रूप तन मात्रा पित्त का है, रूप तन मात्रा रूप तन मात्रा किसका है, पित्त का है। अग्नि का, अग्नि का। अग्नि का। इस तरह से हमें इन अग्नि का, अग्नि का है, सॉरी अग्नि का है, रूप तन मात्रा अग्नि का। अग्नि। तन मात्रा किसका है। एक जी, जी। आदमी बोलता है सर अग्नि का। क्या हो गया, आजकल मेरे चेहरे से रंग उतर गई। इसका मतलब है हमें हमारे शरीर में जो तेज है, जो अग्नि है, अग्नि महाभूत जो है, जिसका तन्मात्रा है रूप, वो रूप डाउन हो गया और उसको बिगाड़ रहा है। बिगाड़ने वाला कौन है, वायु। वायु। वायु इसको बिगाड़ता है। वायु। एक आदमी बोलता है सर मेरे पैरों में पैरालिसिस हो गया है, पैरालिसिस हो गया है सर। डॉक्टर बोलता है पैर को काटना पड़ेगा, किसका कर्म बढ़ गया, आकाश का कर्म बढ़ गया। क्योंकि शरीर आकाश उसको का। पृथक करने के लिए वह शरीर और दूसरे शरीर को उस डॉक्टर को चेतना दे रहा है, इसको अलग करो। चेतन शून्य हो गया। हाँ, अच्छा किसी आदमी को, एक तो हो गया चलो चेतना शून्य हो गया, उसमें से डिवाइडेड होना है, मतलब उसमें ब्लड सर्कुलेट नहीं हो रहा है, न होने से क्या हो गया, गैप बढ़ गया, आकाश तक तो उसमें बढ़ गया। एक चीज बताता हूँ, कोई आदमी आ गया, जैसे एक लड़की आती बोलती सर पीसीओडी बढ़ गया या फाइब्रॉइड हो गया। क्या हो गया, फाइब्रॉइड हो गया तो पृथ्वी। कफ बढ़ गया।
पृथ्वी 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 बढ़ पृथ्वी गया। पृथ्वी का पृथ्वी कर्म बढ़ क्या गई। है? किसी पृथ्वी बढ़ गया। बता देना। बना देना। अब हमें क्या करना हमारी होगा इसमें? क्या चिकित्सा क्या हो सकता है? महाभूत चिकित्सा क्या हो सकता है? अग्नि देना होगा, अग्नि और वायु का कर्म। जिसका खून आ रहा है वो हो जाओ, जिसका अग्नि खून अग्नि तत्व को देना होगा। खून बंद कीजिए। ओहो, हाँ देखो, कौन आ रहा है जो ज्योति जी? पृथ्वी है, पृथ्वी में भारीपन है, पृथ्वी में भारीपन है, वृद्धि होना उसका धर्म है। गुरु अब क्या होना चाहिए? उसको सुखाना चाहिए, छोटा होना चाहिए, सुखाना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अगर नहीं सूखेगा, नहीं छोटा उसको होगा, गलना है, निकालना तो चाहिए। अग्नि और तो वायु। आप क्या चाहते हो? उसको सुखाना चाहते हो? जैसे डॉक्टर बोलते हैं ना, अरे भैया बहुत छोटा है, उसको तो इंजेक्शन लगा देंगे, सूख जाएगा। इसका मतलब है उसमें वो वायु को बढ़ाने वाली कर्म बोल रहा है। डॉक्टर बोलता है नहीं भैया बहुत बड़ा हो गया, इसको तो निकालना ही पड़ेगा। क्या करने के लिए बोल रहा है? उसमें आकाश आकाश बढ़ाने की बात कर रहा है। आकाश ये तत्व। महाभूत का हमें हमारे शरीर में इस तरह से सोचना चाहिए, इस तरह से, इसी तरह से आप बाकी चीजें भी आप लेकर के चलो, बाकी चीजें भी आप लगाओ। और क्या क्या चीजें हो सकता है? देवराज जी ने आंखों में चश्मा लगाया है, किस चीज की हानि हो गई बताओ? अग्नि रूप हाँ तन मात्रा, क्या बात है, अग्नि। रूप तन मात्रा। क्योंकि अग्नि जो अग्नि है किस चीज का काम करता है? रूप रूप का देखने का काम रूप का। करता रूप का, रूप तन है, यानी का देखने का काम करता है। आंख में चश्मा पड़ गया, जी इसका मतलब क्या है? रूप, अग्नि तत्व जो है शरीर में क्या रूप। होता है? कान में सीटी बज गया, कान में आवाज आ रही है, किसका कर्म है? कान किसका स्थान है? आकाश वायु आकाश तत्व, आकाश 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 वायु और आकाश आकाश ने। तत्व। अब देखो ये जो महाभूत, अभी मैंने आप लोगों को बहुत सिंपल तरीके से समझाया कि नहीं समझाया? अब इस तरह से आप बहुत सारी चीजें शरीर में जो कुछ भी हो रहा है, किसी के बाल बहुत घना हो रहा है, इसका मतलब क्या कर्म बढ़ रहा है? किसी का बाल बहुत लंबा घना बहुत बढ़िया हो रहा है, आकाश आकाश घना होना लंबा होना किसका कर्म है? पृथ्वी ये जल अग्नि तत्व, अग्नि जल तत्व, जल तत्व। पृथ्वी तत्व, पृथ्वी तत्व कुछ जल तत्व। पृथ्वी तत्व का मतलब है जैसे किसी जल तत्व पृथ्वी जैसे का। किसी के सिर में पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी जो जल है ना, उसमें क्या है? लिक्विड है, जल में चिकनाहट है, चिपचिपाहट है जल में। और पृथ्वी में चिपचिपाहट नहीं है, पृथ्वी में क्या है? कुछ रूखापन है। बंद हो। क्योंकि पृथ्वी जो है ना कषाय रस प्रदान होता है। कषाय का कर्म क्या है? उसको निचोड़ना, उसको, है ना? पृथ्वी वो भारी होगा। जैसे कोई बोलेगा सर सिर में ना बहुत ज्यादा बाल है, और बाल बहुत रूखा है, और बीच बीच में बहुत ज्यादा डंडल सा पड़ा हुआ है, ऐसे चीजें बनी हुई है, पपड़ी सा निकला हुआ है, क्या हो गया? यहाँ पर पृथ्वी गुड़ बढ़ गया। किसी के शरीर में जो स्किन है, कोई भी रोग हो शरीर के सामान्य से सामान्य अवस्था में भी, कल परसों भी हम लोग अब ये दोषों के बारे में जब जानेंगे ना, प्रकृति के बारे में, और इसको पंच महाभूत प्रकृति से जोड़ेंगे, तो महाराज इतना मजा आएगा कि आपको 10% आयुर्वेद तो यही से क्लियर हो जाएगा। 10% आयुर्वेद कुछ नहीं है, आयुर्वेद यही है, इसी का ही नाम आयुर्वेद है। अब इसको आप कितने से कितने अंदर से अंदर आप चले जाओ, महाभूत ही तो आयुर्वेद का निर्माणक है। तो पहले हम क्या सीखेंगे? हमारे शरीर बेसिकली निर्माण कैसे होता है, किस तरह से निर्माण होता है, शरीर का स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह से शरीर बन रहा होता है, शरीर बनने में कौन कौन से महाभूत का हाथ है, उन महाभूत का संबंध किन किन दोषों के साथ है, और वह दोष का प्रकृति क्या है। अगर इतना हमें पता चल गया ना, तो महाराज बड़े से बड़े आयुर्वेदिक जो डॉक्टर है वो फेल है आपके सामने। क्योंकि आजकल हो क्या रहा है ना, कि हाँ जी इस आदमी को क्या देना चाहिए, वो सारे टैबलेट तो सबको याद है, लेकिन बेसिक चीजें याद नहीं होती। और आयुर्वेद हो या कोई भी शास्त्र हो, उसके बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसी के ऊपर उसमें ठहराव होती है। तो आज हम इतना ही सीखेंगे। कल से हम लोग कफ पित्त और वात, इसकी कुछ प्रकृति के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है? किसी ने कोई क्वेश्चंस करना है तो बताइए। अब इसके विषय में आप कितने भी गहराई में आप जा सकते हो, अन्वेषण करिए खुद से, क्योंकि आयुर्वेद तो देखो बहुत बड़ा है। मैं चाहता हूँ 40 दिन के अंदर में आपके अंदर वो बीज में डाल दूँ,
वैसे तो हमारे आयुर्वेदिक जो ग्रंथ में हमारा चरक संहिता, अष्टांग संग्रह वगैरह क्लासेस होता है कंटिन्यूसली, उसमें आप लोग आ सकते हो। लेकिन फिर भी 40 दिन में आपको कम से कम इतना तो पता चलेगा कि आयुर्वेद को समझना किस तरह से है ना? बाकी तो समझने के लिए तो पूरा दिन पड़ा हुआ है। ठीक है, तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो एक एक करके ऑडियो को खोलिए और पूछिए। सर जब थोड़ा सा लोग पढ़ते हैं ना तो जी, उन्हें लगता है कि हम सब जान गए, और पढ़ते पढ़ते बूढ़ा हो जाता है तो भी लगता है कि कुछ नहीं जाने हैं। सही बात है। आज 20 साल हो गए प्रैक्टिस करते सर, जी, लेकिन अभी भी लगता है कि बहुत बहुत कुछ छूटा हुआ है। नहीं नहीं, बेसिकली क्या है ना, हम देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं साइकिल चलाने के लिए, मैं ना बचपन में साइकिल चलाने में जाता था, और मुझे ऐसा लगता था कि जितना मैं स्पीड साइकिल चलाऊंगा उतना मैं बहुत एक्सपर्ट होऊंगा। फिर मुझे किसी ने कहा, तू बेवकूफ़ है यार, अरे भाई उल्टा कर रहा है तू। तू जितना स्लो चलाएगा साइकिल को, मोटरसाइकिल हो या साइकिल, कोई कार भी कोई भी हो, वो जितना स्लो चलाने का अभ्यास करेगा उतना वो स्पीड ज़्यादा चला सकता है। उस दिन के बाद से मुझे ये चीज़ तो समझ में आ गई कि कोई भी चीज़ें हमें अगर सीखना है, उसके जड़ में जा कर के पकड़ना है और धीरे धीरे हमें उस चीज़ को समझना है। इतना मुझे समझ में आ गया कि आयुर्वेद एक ऐसा ग्रंथ है जिसको समझने के लिए हमें टाइम देना चाहिए और थोड़ा थोड़ा करते हुए स्टडी करना चाहिए। और धीरे धीरे हमें, मतलब कोई जरूरी नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें याद ही हो, जैसे आज हमने पढ़ा जरूरी नहीं है वो याद हो जाए। लेकिन अगर रोज आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ते जाएंगे ना, तो आपके भाग्य में जितनी चीजें लिखी होगी ना, चरक के आशीर्वाद से, सुश्रुत के धीरे आशीर्वाद धीरे याद से, हो जाता है सर, हाँ जी, धीरे धीरे याद हो जाता है, वो कहना धीरे नहीं धीरे पड़ता है। पक जाते हो। आयुर्वेद के प्रति ठहराव आता है, भटकाव नहीं आता। और मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, आयुर्वेद के लिए मैं एक चीज और बताता हूँ, आप लोगों को शायद मालूम नहीं होगा। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ अभी, जो मैंने बनाया है विगत 3-4 साल लगा करके। आप लोग 2 मिनट तक बनी बने रहिएगा। ये देखिए जरा, मैं आपको एक, मेरा जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट पे मैंने एक सिस्टम बनाया हुआ है। अभी आपको स्क्रीन शेयर हो रहा है अभी? यस सर। स्क्रीन शेयर हो रहा होगा ना? यस सर। ओके, यस सर। ये आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? आप देखिए जरा, आपके सामने कोई एक पेशेंट आया, दवाई के लिए और डायग्नोसिस की बाकी चीज़ों के लिए तो छोड़िए, आप पास बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ना आयुर्वेद का, उसको पढ़िए धड़ल्ले से। बाकी उसको क्या दवाई देना है, क्या सोचना है, क्या पढ़ना है, वो वेबसाइट मैंने बना दिया। देखिए, फीवर हो गया, फीवर लिखना है आपने सर्च बार में, किस वजह से फीवर हुआ है, क्यों हुआ है, नहीं हुआ है, डालो जी, सब कुछ आ गया, एक तरह का डेटा आ गया जी आपके सामने। मान लीजिए कि किसी को फीवर होता है बार बार, उसको अर्थराइटिस के वजह से, यहाँ पर आप लोग आगे अर्थराइटिस में क्लिक किया, यहाँ पर आपने जाना है। अब बार बार अर्थराइटिस की वजह से, गठिया की वजह से उसको अगर फीवर आता है, तो अब यहाँ पर आपको अर्थराइटिस में आकर के ये देखना है। देखो, कभी कभार फीवर होता है, यहाँ क्लिक किए और उसके बाद नेक्स्ट में क्लिक किया, तो ये आपको बता देगा कि अगर फीवर हुआ है और उसके पीछे का रीजन है गठिया, तो ये आपको दवाई बता रहा है। देखो जरा, गठिया है यानी कि अर्थराइटिस है, और उसके वजह से हमेशा फीवर होता है, तो उसकी सटीक चिकित्सा ये यहाँ पर दे रहा है। प्रियतवाद गजांग कुशरस 125 mg, गोदंती भक्सवा 125 mg, गिलोय 150 mg, एक डोज हो गया। शल्य की कैप्सूल, नाभ का घुंघरू 50, ये सारी चीजें बना करके आप दे दो, बन गई बात। गठिया भी ठीक हो गया, कमजोर भी ठीक हो गया। ऐसी चीज बनाया है, आप उस वेबसाइट में जाइए। जिन्होंने पेमेंट किया वेबसाइट होगा, में तो होता क्या है कि लोग अपाहिज हो जाते हैं, फिर हाँ, वो मेहनत करते, फिर वो केवल वेबसाइट में जा जाके केवल खोजते हैं, अब अपना मेहनत नहीं करते। वो कैसे कैसे? कहने का मतलब ये है कि जब ये वेबसाइट वगैरह पा जाते हैं लोग में, तो सेल्फ मेहनत करना बंद कर देते हैं। नहीं नहीं, ऐसा है ना देवराज जी, वो तो वेबसाइट सही है। वो पे नहीं पड़े नहीं, रहते हैं ये। देखो मैं एक चीज बता देवराज जी, ये आप गलत कर रहे हैं। देखो, ये वेबसाइट आपको ना, वेबसाइट में जाकर के शॉर्टकट नहीं होना है, वेबसाइट भी आपको चीजें सिखाता हुआ जाएगा। आप करिए एक बार,
आप एक बार करके तो देखिए, चीजें आपको सिखाता हुआ सर जाएगा। वेबसाइट का नाम क्या है? आपने अभी देखा ही नहीं उसको। हाँ जी, सर वेबसाइट का नाम बता वेबसाइट का दीजिए। नाम है ayushyogi.com। वेबसाइट आपको, जैसे आपके सामने एक पेशेंट आया, बोल रहे हैं सर मुझे तो सिर में दर्द हो रहा है, और सिर में दर्द कितने कारणों से होता है, कौन सा दवाई दो? आपने जाके लिखना है, हिंदी में लिखना है सिर में दर्द, सिर दर्द लिखना है। सिर दर्द लिखते ही आपके सामने आएगा किस किस वजह से सिर दर्द होती है, पेशेंट से पूछते हुए जाओ, ये हुआ ये हुआ ये हुआ। जहाँ पेशेंट बोलता हाँ 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 ये पहले मेरे को गठिया था, गठिया गठिया गठिया, अर्थराइटिस बहुत होती है उसकी वजह से सिर दर्द होती है बार बार, उस अर्थराइटिस में क्लिक करो, और वहाँ क्लिक करके सिम्टम्स में जाओ। तो आपको एक चीज क्या समझ में आया कि अर्थराइटिस में भी सिर दर्द होती है। ये समझ आई कि नहीं आई देवराज जी? आई ना? हाँ सर। हाँ, तो सिर दर्द होने से वो चीज तो आपको समझ में आया जो आप भूल रहे थे। अर्थराइटिस में क्लिक किया, उसके अंदर गए, वहां पर सिर दर्द में क्लिक किया, सिर दर्द में जैसे क्लिक करोगे आपको वो दवाई बताएगा कि अर्थराइटिस में अगर सिर दर्द होगा तो क्या देना है, छुट्टी। तो इसमें आपको सर लिंक शेयर कर देना। जी कर दूंगा। इसमें आपको एक तो अर्थराइटिस में सिर दर्द होती है ये समझ आएगी, अर्थराइटिस में सिर दर्द हो तो क्या देना चाहिए समझ में आएगी। 1-2 साल तक करोगे तो वेबसाइट ही भूल जाओगे अपने आप दिमाग में। बेसिकली ये 1-2 साल के लिए है, प्रैक्टिस के लिए है, आपको आलसी नहीं बनाएगा, आपको एक्सपर्ट बनाएगा एक। देवराज जी ने अभी किया नहीं इसीलिए आप बता रहे थे, ठीक है। एनीवे सर अभी मैं आज मैं 10-12 लोगों का नाड़ी देखा हूँ करीब सुबह, जब आपका फोन आया था उसमें मेरे पेशेंट थे 5-7, जी तो आज जितने का